नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज यूपीपी सीआरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेशन बैच में हम आपका स्वागत करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन बैच बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी इसका आज तीसरा वीडियो ये होगा और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और एक सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है कि आपको एक बेहतर कंटेंट मिल सके। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या प्रतियोगी परीक्षा की क्या है ना, कि बच्चे कहाँ से उस लेवल का क्वेश्चन ढूंढें प्रैक्टिस करने के लिए। जब बुक्स खोलते हैं तो बुक्स में हर तरह के सवाल मिल जाते हैं, कठिन, सरल, लेकिन लेवल नहीं पता चल पाता कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हम रोज़ आपके लिए यूपीपी और सीआरपीएफ का जो कांस्टेबल है, ये सिर्फ यूपीपी के कांस्टेबल और सीआरपीएफ के कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपके प्रैक्टिस को और धार देने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रोज़ की तरह एक शानदार मोटिवेशनल कोट से, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो रास्तों पे चलना है, मंजिल सामने है, बस पा लेना है। थकना तब तक नहीं है जब तक कि मंजिल को मिलना नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1000 है, उसमें 28% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? तो बहुत सिंपल सवाल हो गया ना। अगर किसी भी कॉलेज में 1000 कुल टोटल बच्चे हैं, 1000 टोटल बच्चे हैं और कह रहे हैं कि 28% लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए? बॉयज़ हो गए 100 माइनस 28 इज इक्वल टू 72%। और एक है तो बॉयज़ का नंबर कितना हो गया? बॉयज़ का नंबर हो गया 720। 1000 में 72% 720 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि एक समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो 200 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण कह रहे हैं एक विकर्ण 60 सेंटीमीटर है तथा तदनुसार दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा जरा, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है। तो परिमाप 200 सेंटीमीटर है तो भुजा आ जाएगी 50। भाई समचतुर्भुज है, भुजा A4A इज इक्वल टू 200, तो A इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। और कह क्या रहे हैं कि अब आप देखो समचतुर्भुज होगा क्या, ऐसा कुछ होगा। समचतुर्भुज का मामला कुछ ऐसा होगा। ठीक, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इसका एक विकर्ण, ध्यान देना, ये 30 होगा, 30 होगा और भुजा 50 होगी। तो ये कितना होगा? तो सीधा सीधा है कि 3 2 और ये 40 हो जाएगी, ये पक्का है। तो दूसरा विकर्ण जो होगा वो कैसे 40 होगा? क्योंकि ये 90 अंश हो गया। देखो ये 90 अंश हो गया ना। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पे विभाजित करते हैं। तो ये 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई और ये 30 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये 40 हो जाएगा। तो एक विकर्ण जो 60 था वो उसका आधा 30 हो गया, ये दूसरा वाला विकर्ण का आधा 40 आ रहा है, यानी पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा? 80। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, 80 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ए और बी की आय का अनुपात 2 संबंधित 3 और खर्च का अनुपात 1 संबंधित 2 है। यदि बी के खर्च का 90% ए की आय के बराबर है, बी के खर्च का 90%, बी के खर्च के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है, यदि बी के व्यय का 90%, यदि बी के खर्च का 90% ए की खर्च का 90% ए की आय के बराबर है, तो ए और बी के बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। कह क्या रहे हैं कि 90% का मामला है। देखो ए और बी है,
कह रहे हैं ए और बी की आय, आय का अनुपात क्या है भाई, आय है 2 3, 2 संबंधे 3, और व्यय का क्या अनुपात है, व्यय है 1 और 2, व्यय का अनुपात है 1 संबंधे 2। अब इसको आप क्या मान सकते हो, देखो ये हो जाएगा 2x 3x और ये हो जाएगा y 2y। क्या कह रहे हैं, यदि b के खर्च का 90%, b के खर्च का 90%, b के खर्च का 90% यानी 2y इंटू 90/100 बराबर होगा किसके, a की आय के। a की आय कितनी है, 2x है, क्लियर है, 2x के बराबर है। सॉल्व कर लोगे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और x/y इज इक्वल टू हो जाएगा 9/10, 9/10 हो जाएगा। तो बचत की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा देखो यहां से बचत क्या आएगी, ये खर्च है, ये आय है, ये व्यय है, ये 2x माइनस वाई, बचत ऊपर ले लें, बचत ले लो तो बचत ऊपर आ जाएगी 2x माइनस वाई और 3x माइनस 2y, ठीक, ये बचत हो गया। अब आप सिंपल एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लीजिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई और 3x माइनस 2y। तो देख लो 9 दूनी 18, 18 में से 10 जाएगा 8 संबंधे, 8 संबंधे आपका आ जाएगा यहाँ पे x 9 त्रिक 27 और 20 7, 8 संबंधे 7, ये क्या है, बचत का अनुपात हो जाएगा, ये बचत हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देख लीजिएगा, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2 + √2 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ध्यान देना, इसका परिमाप आपको दे रहे हैं 2 + 2 √, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो ध्यान देना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ऐसा समकोण त्रिभुज होगा। बस ठीक है, अब ये समकोण है, ये 90 डिग्री है। ठीक, कह रहे हैं परिमाप, परिमाप क्या है, तीनों भुज x, अगर ये x है, सॉरी परिमाप की बात कर रहे हैं ना, अगर हम ये मान लें कि ये x है, ये भुजा x से समद्विबाहु समकोण समकोण है, तो ये लंब और आधार बराबर, तो ये कितना हो जाएगा √2x, और ये परिमाप क्या हो जाएगा x + x + √2x, और ये बराबर हो जाएगा 2 + √2, यानी 2x + √2x इज इक्वल टू 2 + √2। x अगर हम कॉमन ले लें तो 2 + √2 इज इक्वल टू 2 + √2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √2 हो गया। क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो क्षेत्रफल होता है 1/2 BH, यानी 1/2 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, समझ रहे हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है यानी लंब और आधार बराबर हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि 5 घंटे तक एक साथ 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने घंटे बाद वे फिर कितने सेकंड के बाद फिर वे एक साथ बजेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 7 8 9 और 12 सेकंड, एलसीएम निकाल लेना है, अपना काम खत्म। 6 7 8 9 और 12, इसका एलसीएम आपको आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 504 सेकेंड। 504 सेकेंड के बाद ये घंटियां एक साथ फिर बजेंगी, ठीक है ना। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड 9 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल पर बजते हैं। तो फिर एक जब ऐसा समय आएगा जहां पे 6 पूरा पूरा काटे, 7 पूरा पूरा काटे, 8 उसको पूरा काटे, 9 और 12 सबसे पूर्णतः विभाजित हो, तो वो 504 सेकेंड ऐसा समय आएगा जब ये घंटियां एक साथ एक बार फिर से रिपीट कर जाएंगी। अगला क्वेश्चन है
कि यदि ए बी सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेले उसे 12 दिन में कर सकता है, बी अकेले 18 दिन में कर सकता है, तो सी उसे कितने दिन में कर पाएगा। सिंपल सा सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। टाइम एंड वर्क का सवाल, आसान सवाल है। ठीक है, कैसे कर पाओगे देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 6, ए अकेले 12 दिन में और बी 18 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 3 24 36 36। ए प्लस बी का एक दिन का काम 6, इनका बी का एक दिन का काम 12 3 36, 3 और 18 दूनी 36। अगर घटा दें हम तो ए बी से खत्म हो जाएगा और सी का एक दिन का काम आ जाएगा, 3 माइनस होगा 2 माइनस 1। सी का एक दिन का काम 1, तो सी पूरा 36 काम कितने दिन में करेगा? 36/1 बराबर 36 दिन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, देखो कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, देखो ध्यान दो, एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसका आयतन कितना है? 1/3 पाई r² h बराबर 924, या 1/3 पाई का मतलब 22/7, r दिया नहीं है, पूछ रहा है r² और h का मतलब है 18 से, और ये बराबर है 924। ध्यान दीजिएगा ये 924 है। तो आप यहां से पहले r निकाल लो। r बराबर यहां से आपको मिल जाएगा, पूरा जब आप ऑल टुगेदर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको मिल जाएगा r बराबर 7। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? भाई शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होता है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई r², यानी अगर 7 है तो सीधा सीधा हमको याद भी है कि अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल कितना आ जाता है? 154 गुणित 7 गुणित 7, 7 7 से खत्म, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर पा रहे हो? ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, इसी ट्रेंड के क्वेश्चन आते हैं, और मेंसुरेशन से तो स्पेशली फार्मूला बेस ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कि एक नाविक धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 40 मिनट में चलता है और 1 घंटे में वापस आ जाता है, तथा जाता है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखिए एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम सही कर दे रहे हैं। कामा धारा की गति ज्ञात कीजिए। सिंपल, धारा के साथ चाल निकाल लो। धारा के साथ चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटा समय, 8 किलोमीटर, समय 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब हो गया 40/60, यानी 2/3 घंटा बराबर 4 समय, 4 बराबर दूरी बटा समय, यानी हो गया 3 ऊपर आ चाहते 12 km 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के साथ धारा के विपरीत चाल, धारा की विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? धारा की विपरीत चाल 8 किलोमीटर और समय 1 घंटा बराबर 8 kmph। अब आप बताओ, जब ऐसी परिस्थिति हो, हमने आपको बताया है, चैप्टर वाइज कंटेंट आप देख लीजिएगा, नाव धारा का बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है वहां, तो आप देख सकते हैं कि अगर धारा के साथ चाल पता है आपको और धारा के विपरीत नाव की चाल पता है, तो अगर धारा की चाल निकालनी है तो धारा की चाल बराबर होता है दोनों की चाल का अंतर, धारा के साथ चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल बटा 2 बराबर 2 kmph। धारा की, अच्छा अगर नाव की चाल निकालनी हो तो नाव की चाल हो जाएगी 12 + 8 बटा 2, यानी 10 kmph। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आराम से कर लोगे, सिंपल सवाल है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक शीशा ठोस घन में कितने जिसके किनारे की माप 44 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है। बहुत सिंपल से सवाल समझिएगा, इनके कहने का सेंस ये है
इनके कहने का सेंस ये है कि कोई घनाभ है ये कोई घनाभ है और इसकी प्रत्येक भुजा 44 है। कह रहे हैं कि इसको पिघला के या चाहे जैसे भी करके 8 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो सीधा सीधा है कि गोलियों की संख्या बराबर क्या होगा, गोलियों की संख्या बराबर होगा घन का आयतन बटा एक गोली का आयतन। एक गोली का आयतन। बात समझो, कोई बड़ा सा घनाभ है, उसको पिघला दिया और उसे छोटी छोटी, तो जब इस तरह की प्रक्रिया होती है ना, छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, तो आयतन का नुकसान नहीं होता, वॉल्यूम का लॉस नहीं होता। तो जितना आयतन इस घन का होगा उतना ही आयतन उन सभी छोटी छोटी गोलियों का होगा। ठीक है, चाहे जितनी गोलियां आप बना दीजिए, उन सभी गोलियों का आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर ही होना है। ठीक है, ठीक। तो देख लीजिए घनाभ का आयतन, घन का आयतन कितना है। घन का आयतन आपको पता है 44 गुणित 44 गुणित 44, ये 3 बार। और गोली का आयतन क्या होता है, गोली है तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 ऊपर भेज दो पहले से, 3 यहां ऊपर भेज दो पहले से, और 4 पाई 22/7 में 7 ऊपर भेज दो, 4/3 पाई आर क्यूब। व्यास 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, ये त्रिज्या हो जाएगी। तो 2 से काटोगे तो पहले तो 22 दूनी 44 ही काट लो। ठीक है, और ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इस 4 से इसको काटोगे तो ये 11 बार कट जाएगा, और फिर ये 44 काटोगे 11 से तो 11 बार कट जाएगा। यानी आपको आ जाएगा 121, 11 हम 121 गुणित 7 त्रिके 21, यानी 21 1 21 की 1 हासिल 2, 21 दूनी 42, 2 44 हासिल 4, और 21 1 21 4 25, यानी 2541। इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, ये 2541 होगा, ये वाला ऑप्शन गलत प्रिंट है। 2541 गोलियां बन पाएंगी। सिंपल सवाल है, एकदम फार्मूला बेस्ड मेंसुरेशन का आसान सवाल है। ठीक है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक व्यापारी ने 2 टीवी 13,800 रुपए में प्रत्येक की दर से, एक व्यापारी ने 2 टीवी 13,800 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा। एक टीवी पर उसे 10% लाभ और दूसरे टीवी पर 10% हानि हुई। व्यापारी का कुल लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो बस सिंपल सा सवाल है, x + y + xy/100। तो +10 +10 -10 +10 गुणित -10 बटा 100, यानी -1%। ये आपको 1% की कमी हो जाएगी, उसको हानि होगी 1% की। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि ए बी सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं। यदि ए और सी मिलकर 94 रुपया कमाते हैं, बी और सी मिलकर 70 रुपये कमाते हैं, तो सी प्रत्येक दिन कितना रुपया कमाता है। सिंपल सा सवाल है यार, समझ लो ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना, ए प्लस बी प्लस सी मिलके 150 रुपया। चलो ठीक है, आगे कहानी क्या है, ए प्लस सी मिलके 94 रुपया और बी प्लस सी मिलके 70 रुपये। जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 और ये 9 7 16 164 रुपये, 164 रुपये कमा लिए। अब देखो यही है बात मैं कह रहा हूं आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस सी बराबर 164, तो ए सी है, सॉरी। तो ए बी सी का वैल्यू रख दो 150 प्लस सी बराबर 164 ना, 94 और 70 164। तो क्या कह रहे हैं आपसे कि सी की आय कितनी है। बहुत सिंपल सवाल हो जाएगा, सी की आय कितनी हो जाएगी 164, 70 कुछ मिसप्रिंट है यार,
94 और 76 है, सॉरी ये 70 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो है वो है, ठीक है। तो C हो जाएगा, C बराबर 14, C की आयु आय 14 हो जाएगी। इसी में एक ऑप्शन बढ़ा लीजिए, यही सही होगा, डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। देखो a प्लस बी प्लस सी 150, a प्लस सी 94, b प्लस सी 70, जोड़ दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 164। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 164, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रख दिया आपने। ध्यान से समझो, a प्लस बी प्लस सी 150, AC 94, BC 70, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 164, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 164, तो a प्लस बी प्लस सी का 150 और प्लस सी 164, तो c बराबर 164 माइनस 150 यानी 14। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% लाभ होता है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। सिंपल सा सवाल है, इसी बात को समझना है आपको। अब देखो यार, सिंपल समझ लो ना, MP है, SP है और CP है। कह रहे हैं कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता, मान लिया अंकित मूल्य 100, 10% की छूट दिया तो 90 में बेचा, लेकिन तब भी उसको 70% का लाभ मिल रहा है, यानी 117% बराबर 90 के, यही ना। तो 100% कितना होगा दोस्त, 100% बराबर होगा 90 बटा 117 गुणित 100। तो 9 से काट लोगे तो 13 9 117, 13 9 9 से काटो, 9 10 में 90 और 9 13 117, 1000 बटा बराबर आ जाएगा आपको 1000 बटे 13। अब देखो 1013 की वस्तु को, 1000 बटा 13 की वस्तु को अगर 100 पे बेचे तो प्रॉफिट क्या होगा, बस ये निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 100 माइनस 1000 बटा 13 के बटे 1000 बटा 13 गुणित 100 बराबर 300 बटा 1000 गुणित 100। 00 से खत्म, 10 से खत्म, तो ये कितना आ गया, 30%। कितना आ गया, 30%, ठीक है ना। तो यहां से आप इसको कर लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लेते हैं, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, मान लिया अंकित मूल्य 100 हो गया, 10% छूट दिया तो 90 में बेचा, और 90 में बेचने पर भी उसको 17% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी का 117% उसको रिटर्न मिल रहा है। तो 117% बराबर 90, तो 100% बराबर 1000 बटा 13, ये सीपी है, ये सीपी है। और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब यहाँ पे क्या है, अंकित मूल्य पे ही बेच रहा है, तो यहाँ पे तो अंकित मूल्य ही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, अंकित मूल्य ही इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। तो 100 माइनस 1000 बटा 13, तो इस तरह से 30% आ जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंट। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, 8 व्यक्तियों की औसत वजन उस समय 2.5 किलो बढ़ जाती है जब उसमें 65 किलो के एक व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, जैसा कि आपको पता है औसत में मान लीजिए जो नया व्यक्ति आया n, आप देखते हो बताते हैं आपको, कोई समूह है उसका अगर कोई औसत दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई समूह है, 10 लोगों का समूह है, उसका औसत x है, तो x का कोई वैल्यू का कोई आए या x वैल्यू का कोई चला जाए, औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो n नया आदमी था, अगर 65 किलो के वजन का एक व्यक्ति गया, तो अगर 65 ही नए व्यक्ति का भी वजन होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत बढ़ गया। और कितने से बढ़ गया, 2.5 से बढ़ गया, यानी 8 लोगों में पर हेड 2.5 किग्रा की वृद्धि हो गई, यानी 65 प्लस 20 हो गया, 65 75 85 हो गया, 85 kg। बात समझ आ रही कि नहीं, मुझे सिंपल बात समझो। जैसे भाई 8 लोग हैं, अगर 65 वजन का एक व्यक्ति गया
और 65 वजन का वो नया व्यक्ति आ गया होता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत पे फर्क पड़ा। और वो फर्क क्या पड़ा कि 2.5 पर केजी एवरेज बढ़ गया, और एवरेज बढ़ने का मतलब है पर हेड वैल्यू बढ़ गया, यानी सबके वजन में 2.5 किग्रा की वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि कितने लोगों में हुई? 8 लोगों में। यानी योग में कितनी वृद्धि हो गई? 20 में, 20 किग्रा की। और ये 20 किग्रा की अतिरिक्त वृद्धि इस 65 से एक्स्ट्रा है, यानी जो नया आदमी आया वो 85 किग्रा का है। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति को 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% लाभ हो? तो सिंपल सवाल है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कर लीजिए। 90 पेन 160 रुपया, देखो 90 पेन बेच रहे हो 160 रुपए में, यही है ना? तो एक पेन का क्या हुआ? एक पेन बराबर हो गया 16/9। ठीक है, ये आपका 16/9 SP आया, और यहां से 20% का लॉस है, यानी 20% 80% सॉरी 20% का लॉस है अगर, तो रिटर्न कितना है? 80%। 80% इज इक्वल टू 16/9, तो काट लो इसको, 16 का 100, 16 पचे 80, यानी 5% बराबर 1/9। 20 से गुणा कर लो, 1/9, 20 से गुणा करो, 20 पंजे 100% बराबर 20/9। ये आपको CP मिल गया, एक पेन का CP। आपको प्रॉफिट चाहिए 20%, तो 20 गुणित 20/9 पे आपको ये CP हो गया, यानी 100% हो गया। अब 20/9 जो है ना, 20/9 जो है 20/9 80। अच्छा, हम यहीं से निकाल लेते ना यार, एक मिनट इसको बैक कर लेते, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा सा बस। ठीक है, ये पेन हो गया। देखो दोस्त, ये आसान यहां से हो जाता, ये 80%, यानी हमको क्या मिल गया? 80% इज इक्वल टू व्हाट? 60/9। तो कह रहे हैं 20% लाभ के लिए कितने में बेचना पड़ता है, यानी 120% कितना होगा? तो 120% बराबर 16/9 के बटा 80, हाँ, गुणित 120। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है कि 16/9 गुणित 1/80 और गुणित 120। 20 चौका 80, 20 छक्का 120, 4 चौके 16, 3 तिरिके 9, 3 दूनी 6, 4 मतलब 8/3। ये एक पेन का दाम आ गया, एक पेन का SP हो गया। अगर 8/3 एक पेन का SP है तो 96 रुपए में कितनी पेन बेचेंगे? यानी 8/3 रुपया बराबर एक पेन, यानी 1 रुपया बराबर 8/3/8 पेन, यानी 96 रुपये बराबर 96 रुपये बराबर 96 गुणित 3/8, काट दोगे 8 काट 8 2 12 त्याई 36 पेन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, 36 पेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। फिफ्थ कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में। दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः 12 और 5 सेंटीमीटर है, जिस वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, सिंपल है ना। एक वर्ग की भुजा 12 है तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 144, और दूसरे वर्ग की भुजा 5 है तो क्षेत्रफल 25, दोनों का योग 169। और ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल की भुजा पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर यानी 169 है, तो भुजा कितनी हो गई? भुजा हो जाएगी 13। ठीक, ये हो गया ये सवाल। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं कि 30 किमी की दूरी चलने में अभय समीर से 2 घंटा अधिक समय लेता है। जब वह अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगेगा। अभय की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए गलती से यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं है, ऑप्शन अगर मेंशन कर दिया जाए तो ये सवाल बहुत तेजी से लग जाएगा, और मैं मेंशन भी कर दे रहा हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पे 5 kmph, दूसरा ऑप्शन है 6 kmph, तीसरा ऑप्शन है 7 kmph, और डी ऑप्शन है 9 kmph। ठीक है, डी ऑप्शन। अब आप पहला ऑप्शन 5 ले लो। अगर अभय कह रहे हैं कि 30 किमी की दूरी चलने में अभय समीर से 2 घंटा अधिक लेता है, समीर की चाल, समीर से 1 घंटा कम लेगा, अभय की चाल ज्ञात कीजिए।
मान लिया अभय की चाल 5 है, तो अभय को 30 किमी जाने में कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा लगेगा। ऐसे 6 घंटे लगा। कह रहे हैं कि 30 किमी दूरी चलने में अभय समीर से 2 घंटा अधिक लेता है, यानी अगर समीर को 4 घंटा में चलना है तो समीर की चाल कितनी हो जाएगी? 7.5। ठीक है भाई, समझो बात को। अगर अभय की चाल 5 किमी प्रति घंटा है तो अभय 6 घंटे में, तो समीर की चाल क्या हो जाएगी? समीर को 2 घंटा कम समय लगेगा इससे, तो यानी 4 घंटे में जाना है, तो 30/4 यानी समीर की चाल हो गई 7.5 kmph। अब क्या करें? या अब यदि अपनी चाल दोगुनी कर दे, कौन? अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे और समीर, तो समीर से 1 घंटा कम लगता है। दोगुनी कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 30/10 हो जाएगा। 30/10 मतलब 3 घंटे में पहुंच जाएंगे आप। हाँ सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समीर 4 घंटे में पूरी कर रहे हैं, 1 घंटा कम समय में पहुंच जाएगा, यानी आंसर 5 ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर से समझ लो, अभय 30 किमी की दूरी में अभय की समीर से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। अभय को समीर से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं। अभय की ही चाल पूछ रहे हैं और अभय की चाल ऑप्शन में 5 अगर उठा लें तो 30 किमी की दूरी 5 किमी प्रति घंटा की गति से चलने में अभय को 6 घंटा लगेगा। समीर उससे 2 घंटा कम लेगा, तो समीर 4 घंटे में 30 किमी की दूरी तय करेगा, तो समीर की चाल 30/4 7.5 किमी प्रति घंटा हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे, अभय यानी 10 की बजाय 5 की बजाय चाल 10 कर दे, तो उसे 3 घंटा लगता है, यानी उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। प्रश्न के सारे जो कंडीशंस हैं, क्वेश्चन की जो सारे कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, अतः ये कह सकते हैं आपकी अभय की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं ये आंसर देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 0.25 ये छूट गया है एक्चुअली, ये भी रूट में है, इंटू √2.25, तो ये कितना हो गया? 0.5 रूट से बाहर, और ये कितना हो गया? 1.5, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7.5 यानी 0.75। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 45 विद्यार्थियों, ठीक है ना, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 25 लड़कों का औसत 38 किलो और 20 ध्यान दीजिएगा, यहाँ छूट गया है, और 25 और 20 45 होगा ना, और 20 लड़कियों का औसत 32 किलो है। तदनुसार कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 25 × 38, टोटल भार कितना आ जाएगा? 25 × 38, 25 8 220, 25 3 75, 20 95 950 kg, और कह रहे हैं 20 × 32, 20 × 32 मतलब 32 दूना 64, 640, 0 9 6 1590 किग्रा आएगा, और 1590 kg के 45 लोगों का है, तो औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर 1590/45, सॉल्व कर लोगे तो 35.33 किग्रा आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आपका यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ए बी सी एक काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम कर 4 दिन बाद छोड़ देते हैं। शेष काम पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा? सिंपल सा सवाल है, कर लेते हैं ना, बहुत सिंपल सवाल है। टाइम एंड वर्क का सवाल तो हमने आपको जिस तरह से टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है कि टाइम एंड वर्क में कुछ है ही नहीं ना। टाइम एंड वर्क पाइप टंकी जैसा चैप्टर एकदम हलवा हो गया है। ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर पाते हैं। सिंपल सवाल है, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। ए का 1 दिन का काम 6, बी का 5 और सी का 4। ठीक है, ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू किए तो 6 5 11 काम किए, 4 दिन तक काम किए, चले गए 44 काम किया। ठीक, शेष कितना बचा? 44 काम किया ना, 44 काम किया, शेष कितना बचा? शेष बच गया 60 - 44 बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, 16, तो सी 16 काम कितने दिन में कर रहा है? सी प्रतिदिन 4 काम कर रहा है, तो 16 काम करने में 16/4 4 दिन लगेगा इसको। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल और सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के इस प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे,
कुछ बेहतरीन सवालों के साथ जो कांस्टेबल लेवल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कांस्टेबल लेवल, चाहे वो दिल्ली कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल हो, सीआरपीएफ का कांस्टेबल हो, बीएसएफ का कांस्टेबल हो, सीपीओ कांस्टेबल हो, सारे कांस्टेबल्स लेवल, स्टेट कांस्टेबल हो, सारे कांस्टेबल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू हम आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कांस्टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम आपको कांस्टेबल के एग्जाम के प्रिपरेशन में, उसके प्रैक्टिस सेट में अगर हम सीजीएल का क्वेश्चन कराएं तो ये आपके साथ धोखा होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम आपको सिर्फ उसी लेवल का क्वेश्चन करा रहे हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस की आपको जरूरत है, ठीक है ना। कुछ भी करने में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है ना कि व्हाट टू डू से ज्यादा जरूरी है कि व्हाट टू डू नॉट। क्या करना है से ज्यादा जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है ये जानते हैं तो फिर ऑटोमेटिक उसके अलावा जो करेंगे वो सही है। और अगर आप सिर्फ ये जानते, आप काम करना जानते, तो अगर आपने ऐसा जो नहीं करना वो अगर कुछ कर दिया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन सवालों के साथ प्रैक्टिस सेशन बैच में। तब तक के देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।